नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। दिन नंबर 7 केवीएस पीआरटी 2022 की परीक्षा के लिए दिन नंबर 7, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर हम लोग आज करने जा रहे हैं। करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो वर्तमान सिलेबस है उसमें एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के दिखते हैं। मोर ओवर अगर सिलेबस चेंज होने की 1% भी गुंजाइश होती है तो उसमें करंट अफेयर की वेटेज इंक्रीज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज ये वो पोर्शन है जो कि पेपर को डायनेमिक बनाता है और ये वो क्वेश्चन है जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस काम नहीं आता। आपने अगर इसको पढ़ा है तो ठीक होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होगा। करंट अफेयर एक शानदार ईजी एक तरह से तरीका है अपने मार्क्स को एटलीस्ट 5 से 7 नंबर बढ़ा लेने का। ये आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, अगर आप अभी तक सेलेक्ट नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हैं तो करंट अफेयर हमारी डेली लाइफ का हिस्सा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, करंट अफेयर को इतना हम लोगों ने सर में बैठा लिया है कि डेली हम अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो भी करने लगते हैं। आपको देखना होगा कि आपके लिहाज से या पेपर के लिहाज से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना भी है। बिकॉज ये वर्तमान दौर में आप लोगों को इतना अधिक कंटेंट मिल रहा है ना, मतलब ओवर साइज हो चुके हैं कंटेंट को लेके, तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमें छोड़नी भी होती हैं। इसका दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ें तब आएंगी जब आप लगातार चीज़ों को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करेंगे अलग अलग, तब आपको पता लगेगा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जो चैनल्स हैं उनको डेली जो करंट अफेयर देते हैं उनको डेली करंट अफेयर देना है, बिकॉज देना है इसलिए भी वो करंट अफेयर बनाते हैं। लेकिन सभी करंट अफेयर परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आप नॉर्मल न्यूज़पेपर पढ़िए, हफ्ते में एक बार पूरा रिव्यू अच्छे से कर लीजिए, एक हफ्ते करंट अफेयर इकट्ठे करिए, काम आपका चल जाएगा। देखिए, मैं अभी जो करंट अफेयर करा रहा हूँ ये 3 से 4 दिनों के करंट अफेयर हैं और 10 से 15 क्वेश्चन निकालने मुश्किल हो गए। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको मेरी हर वीडियो लगेगी कि यार यहाँ से तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, और निश्चित रूप से आता है। पीसीएस में लगभग हमारे करंट अफेयर आए हैं, तो ये केवीएस और यूपीपीआरटी ये पेपर में सीधे स्ट्रेट पूछेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चिंता मत करिए, करंट अफेयर मेरे लेक्चर से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन फटाफट चीज़ों को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। पीआरटी केवीएस के लिए कहाँ से करंट पढ़ना है? अगर कुछ भी नहीं आता, पेपर भी पढ़ने का मन नहीं करता, तो एक मैगजीन मंथली ले लो या मेरे लेक्चर्स देख लो, सफिशिएंट है। सीरियसली बोल रहा हूँ, ज़्यादा जगह चक्कर पढ़ने की नीड नहीं है। एक मैगजीन डन। मेरे लेक्चर अगर कर रखे हैं वो मैगजीन आपको रिवाइज कराएगी, दैट्स ऑल, है ना। तो बिल्कुल से निश्चिंत रहिएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है पेपर में, देखो अभी इस क्वेश्चन को कौन रोकेगा आने से? जेंडर गैप इंडेक्स, है ना, लैंगिक अंतराल सूचकांक, लैंगिक अंतराल सूचकांक, नाम से ही है पता ये क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन पे ये कितने क्वेश्चन बनेंगे मैं बताता हूँ। लैंगिक अंतराल मतलब क्या होता है कि मेल फीमेल में, बॉय गर्ल में जो डिफरेंस किया जा रहा है उसके आधार पे दुनिया के 146 आई थिंक, हाँ 146 देशों की रैंकिंग इस्टेब्लिश की गई है। और हमेशा की तरह भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। हम लोग इस वर्ष 135वें नंबर पे हैं। 14 जुलाई को ये रिपोर्ट आई थी। पिछली बार से थोड़ा सा हम लोगों ने ठीक किया, 140वें नंबर से हम लोग 135वें तक तो पहुँचे, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत बॉटम आउट कर रहे हैं। हमारा जो स्कोर है 1 में से 0.629 है। ठीक, मतलब वो देश ज़्यादा नीचे होते हैं जहाँ पे कि लड़का लड़की में ज़्यादा भेदभाव होता है, अलग अलग पैमानों पे, शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, खान पान से लेके, अवसरों से लेके, मिलने वाले अवसर से लेके, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हाँ, विगत 1 से 2 दशक में ये स्थिति हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूव की है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आप अपने घर में भी देखते होंगे महिलाओं की स्थिति सुधरी है, आप अपने आस पड़ोस में भी देखते होंगे पहले की अपेक्षा महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, जो कि एक प्रोमिनेंट साइन है। अब हमें की पॉइंट्स दिखने क्या क्या? जो लैंगिक अंतराल, जेंडर गैप का जो इंडेक्स है, कौन जारी करता है बच्चे? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। एक क्वेश्चन तो ये पुटअप हो गया, ये स्टैटिक जीके के रूप में भी यूज हो जाएगा, इको का क्वेश्चन। अब इसमें रैंक वन कौन गया? आइसलैंड, ठंडा ठंडा कूल कूल। ये टेररिज्म में भी बिल्कुल जीरो रहता है ना। अच्छे ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, ठंडे वंडे देश हैं, थोड़ी थोड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, 20-20, 25-25 लाख के, तो रैंकिंग में ऊपर आ जाते हैं। वैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में श्रीलंका हमारे से ऊपर हुआ करता था। तो कई बार जो ये इंडेक्स होते हैं ये प्रोपेगेंडा का शिकार भी हो जाते हैं। खैर, रैंक 1 है आइसलैंड, रैंक 2 है फिनलैंड, ये भी एक नॉर्डिक कंट्री है, और रैंक 3 है नॉर्वे, ये भी एक नॉर्डिक कंट्री है। ठीक, अब अपने को इतना स्कोर देख लिया अपन, 135, पिछले साल का 140, टोटल इस साल कितने थे? 146। रैंक 1 आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, दैट्स ऑल वी नीड। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम चलेंगे, SCO। देखो ये क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा पेपर में, कोई रोकने वाला है ही नहीं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन गारंटी के साथ आएगा। केवीएस के लिए हमें 1 वर्ष का करंट अफेयर करना है और उसी के हिसाब से मैं करा रहा हूँ। चैनल में पहले से अगर हैं तो जुलाई जून तक के करंट अफेयर दुनिया भर के मैंने पीसीएस के लिए कराए थे, रट के उड़ा दो उसको। और देखिए, SCO मतलब संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये चीन, रूस और मध्य एशिया के जो 4 बड़े मजबूत तान देश हैं, है ना। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, प्लस चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान। ये 8 देशों का एक संगठन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि
एक प्रकार से मध्य एशिया में शांति के लिए कार्य करता है। चीन का ये बेसिकली, चीन और रूस का ये था कि जो मध्य एशिया में मतलब कोई और पेनिट्रेशन ना कर पाए नाटो जैसे देश, ठीक है। बाद में फिर 2017 में भारत और पाकिस्तान भी धीरे धीरे ऑब्जर्वर नेशन के बाद इसमें शामिल हो गए। अब भारत शामिल हुआ तो रशिया की वजह से, तो पाकिस्तान शामिल हो गया चीन की वजह से, है ना। सिचुएशन को समझ रहे होंगे। ये जो संगठन है इसकी 2022 में बैठक होगी। कहाँ पे होगी? समरकंद। समरकंद नाम सुना होगा। समरकंद इन देशों में से कहाँ पड़ता है? समरकंद का ही था बाबर, ठीक। अब देखिए, खैर 2022 में ये बैठक होगी समरकंद में। एक क्वेश्चन, तो इन्होंने पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है कि इन देशों में से हर साल एक सिटी को कल्चरल सिटी घोषित किया जाएगा या कल्चरल कैपिटल ऑफ एससीओ घोषित किया जाएगा। तो ये पहली बार, पहला इनिशिएटिव है और पहली बार में भारत का शहर है वाराणसी। अब बोलो ये क्वेश्चन वेटेज रखता है कि नहीं? वाराणसी। अब हम जब बल्क में कुछ भी पढ़ते हैं ना तो हमारे अच्छे क्वेश्चन मिस आउट हो जाते हैं सर। तो वाराणसी इस बार एससीओ की पहली कल्चरल कैपिटल होगी, कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल होगी। डन। कितने देश हैं इसमें शामिल? ये संगठन है, इसकी बैठक है और ये वाराणसी है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर आप चलेंगे, दूनागिरी। अब ये क्वेश्चन आते हैं, दूनागिरी, मैं इसको ऐसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये क्या है? अब ये डिफेंस से जुड़ा हुआ है बच्चे, ये रक्षा से जुड़ा हुआ है ना। अभी हाल ही में देश के रक्षा मंत्री ने दूनागिरी, एक फ्रिगेट है ना, वेसल की तरह आपको दिखेगा, एक फ्रिगेट है ना नेवी के लिए, जो कि लॉन्च किया है, जो कि हुगली में, है ना, हुगली नदी में, जिसको कि अवतरित किया गया। भारतीय नेवी की से शक्ति बढ़ेगी। और यह प्रोजेक्ट 17A के तहत, P17A, प्रोजेक्ट 17A के तहत ये चौथा जो ये वेसल बनाया गया है। इससे पहले 3 वेसल ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। मई 2022 में ही एक वेसल बनाया था उदयगिरी, वो भी इसी क्लास का था, ठीक है, वो भी इसी क्लास का था। इसी के साथ साथ 2017 से लेकर 2020 के बीच में 2 और इस क्लास के फ्रिगेट्स बनाए गए थे। तो मतलब सब मिलाकर तक इस प्रोजेक्ट के तहत 4 वेसल ऐसे बनाए जा चुके हैं। दूनागिरी ये चौथा वेसल है। दूनागिरी बेसिकली उत्तराखंड में एक पर्वत का नाम है, उसके नाम पे ये इस मारक जो पोत है इसका नाम रखा गया। इसकी क्वालिटी ये है कि ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी वो होती है जो रडार के को चकमा दे सकती है, रडार में दिख नहीं सकता, ठीक। क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन अलग अलग चीज़ों में रैंकिंग निकालता है, लोगों को छांटता है, तो वहाँ से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टाइम मैगजीन ने बोला है विश्व के 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2022 के कौन कौन से हैं उसको जारी किया। आली बाली सब था उसमें। भारत की तरफ से एक था, एक केरला और एक अहमदाबाद। तो राज्यों में केरला और शहरों में अहमदाबाद। शहरों में अहमदाबाद क्यों? क्योंकि वो यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट भी है और केरला बहुत सुंदर प्रदेश के रूप में उन्होंने इंगित किया। तो भारत से कौन कौन है इसकी लिस्ट में? एक तो है केरल, कितना स्लो हो रहा है, सॉरी, केरल और अहमदाबाद। अहमदाबाद है गुजरात में, ठीक है। इन 2 जगहों को याद रख लीजिए। ये राज्य है, ये शहर है। ये टाइम्स की जो विश्व के 50 शानदार जगह है 2022 के लिए, वहाँ इसको चयनित किया गया है। नेक्स्ट है रानिल विक्रमसिंघे। बताओ इन पे क्वेश्चन क्यों नहीं आएगा? रानिल विक्रमसिंघे डूबते हुए श्रीलंका के नए अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। आपको देखा होगा राजपक्षे ब्रदर्स जो वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, पहले सब भग गए। वहाँ बुरी तरह से जो श्रीलंका है एक पूरे कर्ज के ट्रैप में फंस के और पूरी तरह से दिवालिया नेशन घोषित हो चुका है। चीन का काफ़ी उसके ऊपर कर्जा है। इसके साथ साथ कोरोना की वजह से जो उसका टूरिज्म इम्पैक्ट हुआ, उसकी जो इकोनॉमी थी टूरिज्म पे काफ़ी डिपेंड करती थी। वो एक आइलैंड है, तो ज़्यादातर वो लगभग सभी चीज़ों का इंपोर्ट ही करता था। और इस सिचुएशन में पूरी तरह से ये जो नेशन है दिवालिया हो गया। और इसके बीच में रानिल विक्रमसिंघे को नया कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। वहाँ के राष्ट्रपति भवन भी देखो कब्जा हो गया ना, आप लोग इमेजेस देख रहे होंगे। तो वहाँ के घटनाक्रम को थोड़ा पढ़ते रहिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। इंडिया ने अब तक $3 बिलियन की मदद की है अपने मित्र देश को, है ना। वहीं चाइना जो इसका मित्र बनता था $70 मिलियन की कर पाया है, 1 बिलियन भी नहीं कर पाया, ठीक है। ब्याज पूरा लेता है। केवीसी क्लासेस लगातार चल रही हैं। जो हमारी क्लासेस है उसमें आपको कुछ भी और करने की नीड नहीं होगी। अगर अभी आप जुड़े नहीं हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं, और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप बिल्कुल टच में रह सकते हैं। 7678668827। और लगातार अपने पढ़ने का देखिए एटीट्यूड आपको चेंज करना पड़ेगा। टाइम पास के साथ करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर अलग अलग भर्तियों का हमें इंतजार करते रहना होगा। स्ट्रिक्टली और फोकस्ड होकर करेंगे तो शायद इस भर्ती के लिए बैठे वो भर्ती आपके लिए एक अच्छा पैगाम लेके आ सकती है। नेक्स्ट है सी गार्डियन।
ये एक युद्ध अभ्यास है। क्या है ये? एक युद्ध अभ्यास है। युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज पाकिस्तान और चाइना की, इनकी नेवी की है। भारत का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन भारत के आसपास हो रहा था, तो इसलिए क्वेश्चन कभी कभी ये लोग शायद पूछ लें। स्टिल ये लोग जल्दी पूछते नहीं हैं, लेकिन पूछ लें। पाक और चाइना का युद्ध अभ्यास, सी गार्जियन। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने आपस में एक पैक्ट किया है, आपस में एक समझौता किया है, एमओयू साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता किया है, जिसके अंतर्गत दोनों मिलके टीबी के एलिमिनेशन पर कार्य करेंगे। टीबी मतलब तपेदिक रोग, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से लड़ने के लिए दोनों मंत्रालयों ने साथ आने का फैसला किया, स्वास्थ्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय। अब इसके अंतर्गत 2025 तक आपको पता है कि 2025 तक भारत को टीबी से फ्री कर देना, एलिमिनेट, भारत से टीबी एलिमिनेट कर देनी, ख़त्म कर देनी है। और 2030 तक टीबी फ्री इंडिया का सपना भारत देख रहा है। तो टारगेट याद रखिएगा, 2025 तक एलिमिनेट हो जाना चाहिए मलेरिया, और सॉरी टीबी भारत से, और 2030 तक पूरी तरह से साफ हो जाना चाहिए, मतलब इंडिया फ्री हो जाना चाहिए टीबी से। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कभी मनाया गया? 11 जुलाई को। 11 जुलाई कब से मनाया जाता है? 1989 से। यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, उसके द्वारा ये मनाया जाता है हर साल। और इस बार की थीम क्या थी? द वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, द वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, 8 अरब लोगों का देश, 8 अरब लोगों की दुनिया। डन। इस तरह अगर आप चीज़ें करेंगे ना तो मज़ा आएगा, चाहे बी हो चाहे पीसीएस हो, मज़ा से पढ़ते रहिए। लेक्चर को पूरा देखने की आदत जरूर डालिए, और जो नहीं है उसे लिखने की आदत डालिए, वाकई में अच्छा लगेगा। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, फ़ायदा मिलेगा आपको। वीवो मोबाइल कंपनी है चाइना की। अब ये हाल ही में चर्चा में थी। क्यों? इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने करीब 68,000 करोड़ से अधिक का फंड, है ना, चाइना भेजा है बिना उसका टैक्स चुकाए, है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इन पे हुआ और जगह जगह छापे पड़े थे ईडी के। तो वीवो मोबाइल कंपनी कहाँ है? चाइना की। इस पे टैक्स चोरी का आरोप लगा है भारत में और इसके ऊपर छापे पड़े थे। डन। नेक्स्ट, नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव, है ना, राष्ट्रीय फार्मिंग का कॉन्क्लेव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया सूरत, गुजरात में। नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव ये क्या है? मतलब ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक कॉन्क्लेव का सम्मेलन था। कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ, गुजरात में। इस तरह अगर आप करंट करते हैं तो आनंद लेते रहिए। अब क्वेश्चन है बोरिस जॉनसन से, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। बोरिस जॉनसन जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भैया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? बिकॉज अपनों ने उनको बीच में छोड़ दिया। उनके ऊपर कई सारे आरोप लग रहे थे, कोरोना को भी सही से हैंडल नहीं कर पाया था, पार्टी करने का बीच में ना समस्या उठी थी। मुद्दा था कि इनकी जो पकड़ थी पार्टी में थोड़ी कमज़ोर होती गई। जो इनके बड़े वरिष्ठ इनके साथी थे वो इसमें दूर हो गए, जिसमें ऋषि सुनक को काफ़ी मुख्य रूप से बोला जा रहा है। और इसके बाद भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो हैं, इनकी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ गई है। और ये बड़ा ही सुनहरा अवसर होगा कि एक भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। और ये इन्फोसिस कंपनी के जो मालिक हैं, जिन्होंने फाउंडर हैं नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी सुधा मूर्ति, उनके दामाद भी हैं ये, है ना। तो खैर भारत के लिए बहुत अच्छी खबर रहेगी ये। तो बोरिस जॉनसन और ऋषि सुनक को भी याद करते रहिएगा। देखो कितना सा ये है जिस्ट। इस तरह अगर आप करंट करते हैं, नो डाउट आप किसी भी एग्जाम के लिए बैठिए, आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा हुआ है। करंट को इसी तरह करिए। इस चैनल से बाहर करंट नहीं आएगा, सही बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।